उत्तराखंड में चुनावी रैलियों का होगा आगाज। राजनेताओं का उत्तराखंड में लग रहा जमावड़ा। बीजेपी, कांग्रेस और आप की तैयारी तेज। 2022 को लेकर उत्तराखंड में हलचल तेज। सीएम धामी ने कर्मचारियों को दी नई सौगात। वेतन में 3,000 रुपए की बढ़ोतरी की जाएगी। आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय 6,500 किया जाएगा। ग्राम प्रधानों को मिलेगा 3,500 रुपए मानदेय। देवभूमि में कोरोना की रफ्तार में आई कमी। 24 घंटे में आए 20 नए संक्रमित मामले। एक भी मरीज की मौत नहीं हुई। 15 मरीज ठीक हुए और सक्रिय मामलों की संख्या 158 तक पहुंची। नमस्कार, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। मैं आपके साथ सोनिका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। उत्तराखंड से इस वक्त बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें, उत्तराखंड में चुनावी रैलियों का आगाज होगा। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2022 में होने हैं और उससे पहले राजनेताओं का उत्तराखंड में जमावड़ा लग रहा है। बड़ी जानकारी इस वक्त की। बीजेपी, कांग्रेस और आप की तैयारियां तेज हो गई है। उत्तराखंड में 2022 को लेकर उत्तराखंड में हलचल तेज होती जा रही है। समय बेहद कम बचा है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में होने हैं और अब कुछ ही समय बाद आचार संहिता राज्य में लागू हो जाएगी और उससे पहले बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और स्थानीय दल विधानसभा चुनावों को लेकर तैयारियां तेज कर चुके हैं। चुनावी रैलियों का आगाज होगा। चुनावी रैलियों की शुरुआत की जाएगी और वोटर्स को सीधा साधने की कोशिश रहेगी। इससे पहले बीजेपी की तरफ से आशीर्वाद यात्रा की गई, कांग्रेस की तरफ से परिवर्तन यात्रा की गई, चुनावी माहौल बनाने की कोशिश। वहीं आम आदमी पार्टी लगातार घोषणाएं कर रही है। जनता के साथ दावे और वादे किए जा रहे हैं। यानी चुनावी आगाज अब होने जा रहा है। उत्तराखंड में बड़े नेताओं का लगातार पहुंचना हो रहा है उत्तराखंड में और अब चुनावी रैली का आगाज होगा। राजनेताओं का उत्तराखंड में जमावड़ा लग रहा है। बीजेपी की बात की जाए तो तमाम बड़े दिग्गज नेता उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। धीरेन्द्र, उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले ही देखा जा रहा है तमाम बड़े नेता उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और चुनावी आगाज होने वाला है उत्तराखंड में। देखिए, अघोषित रूप से जो चुनावी महाभारत है वो शुरू हो चुका है। भले अभी आचार संहिता नहीं लगी है, उसको लगने में अभी कुछ महीनों का समय बचा है, लेकिन चुनाव जो है वो अपने जो चुनाव का प्रचार होता है उस मोड पे आ गया। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री यहाँ से आके जा चुके हैं, रक्षा मंत्री और जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा का भी दौरा यहाँ हो चुका है। इसके पहले आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल के 2 दौरे यहाँ हो चुके हैं। इस तरह से देखें तो कांग्रेस के भी कई बड़े नेता यहाँ के आकर के जा चुके हैं और आने वाले समय में ऐसे नेताओं के आने की जो संख्या है वो और बढ़ रही है। आपने देखा होगा इसी महीने में 16-17 अक्टूबर को अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं वो बीजेपी की बैठक में भाग लेने यहाँ आ रहे हैं और इसके साथ ही 24 अक्टूबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आ रहे हैं। उसके बाद अरविंद केजरीवाल का तीसरा दौरा भी यहाँ होने वाला है। तो इस तरह से देखिए सोनिका, जो चुनावी दल हैं जो प्रमुख रूप से चुनावों में भाग ले रहे हैं उनके नेतागणों का यहाँ पे आना बिल्कुल आने की संख्या बढ़ गई है और जो चुनावी एक तरह से माहौल है वो बनाया जा रहा है। अब पूरी तरह से आप देख रहे होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को चुनावी मोड में दिखाई दे रहे होंगे। पूरे प्रदेश के सभी जिलों का लगभग वो दौरा कर चुके हैं, वहाँ के लिए कई बड़ी घोषणाएं कर चुके हैं और न केवल घोषणाएं बल्कि उनके लिए जियो भी हो गया है, उनके लिए बजट का आवंटन भी हो गया है। इस तरह से देखें कि एक तरह से आप अगर ऑब्जर्व करें उत्तराखंड के सियासी माहौल को तो पूरी तरह से आपको यहाँ की सियासत में चुनावी गर्माहट महसूस होगी। इसी बीच धीरेन्द्र, विपक्षी पार्टियों की बात की जाए तो विपक्षी पार्टियां कितनी एक्टिव नजर आ रही है? बिल्कुल, आप देखिए विपक्षी पार्टियों में यहाँ पे जो मुख्य विपक्षी के तौर पे वो कांग्रेस है और उसके बाद आम आदमी पार्टी की भी जो आमद है वो दर्ज की गई है। तो कांग्रेस को आपने देखा होगा कि किस तरह से हरीश रावत लगातार परिवर्तन यात्राओं में भाग लेते रहे। उनके जो प्रदेश अध्यक्ष है गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह लगातार परिवर्तन यात्राओं में भाग लिया और उन्होंने कई सारे आंदोलन भी किए, कई सारे धरना प्रदर्शन भी किए, वो चाहे पेट्रोल को लेकर के हो, महंगाई को लेकर के हो, बेरोजगारी को लेकर के हो। इन रैलियों में, इन आंदोलनों में उनको
इन मुद्दों को उठाते हुए देखा गया। इसके साथ ही आपने देखा होगा जोड़ तोड़ की जो राजनीति है वो भी बहुत तेजी से चरम पे पहुंच गई है। बीजेपी ने कांग्रेस का एक विधायक तोड़ा तो कांग्रेस ने भी उनके कैबिनेट मंत्री और एक और विधायक यानी 2 विधायक तोड़ करके अपने में शामिल कर दी है। इसी तरह से आम आदमी पार्टी की नजर इन दोनों पार्टियों के पड़े बनी हुई है और वो भी बहुत जल्द कुछ ऐसा चुनावी कोई चौंकाने वाला खेल खेल सकते हैं। यानी यहाँ के जो असंतुष्ट हैं दोनों पार्टियों के नेता वो आम आदमी पार्टी का भी दामन थाम सकते हैं। इसके लिए आम आदमी पार्टी की भी कवायद करती हुई देखी जा रही भूमिका। तो विपक्षी पार्टियां भी काफी बढ़ चढ़ के चुनावी माहौल में आ गई हैं और उनके भी कई नेताओं के दौरे यहाँ तय हो गए हैं, कई के दौरे हो भी चुके हैं और आने वाले समय में उनके दौरों में बढ़ोतरी होगी और पूरी तरह से जो प्रदेश की राजनीति है उसमें चुनावी गर्माहट देखने को मिलेगी। वहीं धीरेन्द्र, अगर हम आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं तो बीते दिनों देखा गया कई नेता बीजेपी में शामिल हो गए, तो क्या एक चुनौती आम आदमी पार्टी के लिए होगी? बिल्कुल चुनौती होगी क्योंकि आम आदमी पार्टी का कोई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशनल बेस नहीं है, यानी संगठन आधारित तो पार्टी नहीं है। उसका संगठन कम से कम उत्तराखंड में अभी खड़ा नहीं हुआ है, इसलिए उनको दूसरे दलों के नेताओं का ही सहारा है। उनको लगता है कि जो असंतुष्ट नेता हैं वो पार्टी में आएंगे तो पार्टी मजबूत होगी और चुनाव में बहुत मजबूती से जो सत्ता पक्ष है या जो अन्य विपक्षी पार्टियां उनको एक तरह का मुकाबला उनका कर सकेगी। लेकिन जिस तरह से उनके प्रदेश अध्यक्ष स्तर के नेता ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, निश्चित रूप से उनकी रणनीतियों को ये एक बड़ा झटका माना जा रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी अपनी रणनीति को और मजबूत कर रही है जिससे उसके जो नेता हैं वो बने रहें और नए नेता भी उसमें शामिल हों। तो सोनिका, आम आदमी पार्टी की पूरी राजनीति उत्तराखंड में अभी बीजेपी और कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं पर ही आधारित है। देखने वाली बात होगी कि चुनाव में ये किस तरह से और कितना उन दोनों पार्टियों के असंतुष्ट नेताओं को अपने यहाँ संरक्षण और शरण दे पाते हैं और कितना वो परफॉर्म कर पाते हैं आम आदमी पार्टी के बैनर पे, किस तरह से जनता को अपनी ओर आकर्षित कर पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी के नेताओं के पार्टी छोड़ने से पार्टी के अभियान को जरूर झटका लग रहा है। ठीक है धीरेन्द्र, तमाम जानकारी आपने पहुंचाई, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते हैं, आपको बता दें सीएम धामी की तरफ से नई सौगात दी गई है तमाम कर्मचारियों को। बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि वेतन में इजाफा किया गया है कर्मचारियों के। तो बड़ी जानकारी, सीएम धामी ने कर्मचारियों को नई सौगात दे दी है। उत्तराखंड में कर्मचारियों को कहा गया है वेतन में 3000 रुपए की बढ़ोतरी की जाएगी, यानी बढ़ोतरी की जा रही है वेतन में। आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय 6500 किया गया और इसी के साथ आपको बता दें ग्राम प्रधानों को मिलेगा 3500 रुपए का मानदेय। तो वेतन में बढ़ोतरी की गई है तमाम कर्मचारियों की। इस वक्त कर्मचारियों में भी खुशी की लहर देखी जा रही है। सीएम धामी की तरफ से कर्मचारियों को नई सौगात दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय से आंगनबाड़ी कर्मियों को प्रदान की रही प्रोत्साहन राशि का डीबीटी के माध्यम से शुभारंभ किया। इससे 33,297 आंगनबाड़ी कर्मियों के खाते में डीबीटी के माध्यम से धनराशि भेजी गई। आपको ये भी जानकारी दे दें कि मुख्यमंत्री की घोषणा के क्रम में 33,297 आंगनबाड़ी कर्मियों को कुल 40 करोड़ रुपए की धनराशि दी जा रही है। तो बड़ी जानकारी आ रही है कि आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय अब 6500 किया गया, वहीं ग्राम प्रधानों का मानदेय भी बढ़ा दिया गया है। संवाददाता धनराज गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। धनराज, कर्मचारियों को नई सौगात दी गई है सीएम साहब की तरफ से, मानदेय बढ़ा दिया गया है, क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल, चुनाव से पहले और दीपावली से पहले कर्मचारियों कहीं ना कहीं एक तोहफा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दिया गया है कि नई सौगात उनको मिली है कि 3000 रुपए मानदेय सभी कर्मचारियों का बढ़ा दिया गया है, जिसकी शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। कल कैबिनेट की बैठक हुई थी जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर कहा है कि जो कर्मचारी हैं उनकी जो बढ़ोतरी है मानदेय की उसमें 3000 की बढ़ोतरी की जाती है और जिसपे कहीं ना कहीं कर्मचारियों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। वहीं आपको ये भी बता दें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं जो उनको भी 6500 रुपए मानदेय देने की बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है, क्योंकि काफी समय से आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री मांग कर रही थी कि उनकी मानदेय को बढ़ाया जाए। पहले उनको 5000 रुपए मानदेय मिलता था जिसको बढ़ाकर अब 6500 रुपए कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर जो 33,000 से भी अधिक आशा कार्यकर्ती हैं उनको भी एक डीबीटी के माध्यम से प्रोत्साहन राशि देने की बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सोनिका लगता है कि जिस तरीके से 2022 का चुनाव भी नजदीक है उत्तराखंड में, तो इससे बड़ा फायदा बीजेपी को उत्तराखंड में देखने को मिलेगा, क्योंकि तमाम लोगों को जिस तरीके से प्रोत्साहन राशि और मानदेय बढ़ाया गया है तो कहीं ना कहीं वो
जरूर खुश होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा कि हाल ही में कर्मचारी हो या फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हो या आशा कार्यकर्त्री हो, लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे थे और अपनी मानदेय की बढ़ाने की मांग लगातार कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं उनको मनाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक कदम उठाया और सभी के मानदेय में बढ़ोतरी यहाँ पर करते हुए दिखाई दिए हैं पुष्कर सिंह धामी। यानी कि जिस तरीके से धनराज देखा जाता था कि आशा कार्यकर्ता जो लगातार प्रदर्शन कर रही थी, कहीं ना कहीं उन्हें मना लिया गया, फायदा मिलेगा इससे चुनाव में? जी बिल्कुल सोनिका, जिस तरीके से देखा जाए कि 33,000 से भी अधिक आशा कार्यकर्त्री हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनके मानदेय की जो मांग थी वो मांग मान ली गई है और जिससे कहीं ना कहीं 2022 के चुनाव में जरूर बीजेपी को फायदा मिलेगा, क्योंकि जो लगातार नाराज चल रही थी वो बीजेपी के पक्ष में होती हुई नजर आई, क्योंकि उनकी मांगों को मान लिया गया है। तो कहीं ना कहीं सोनिका लगता है कि जो 2022 का चुनाव होगा वो बड़ा ही दिलचस्प उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। हालांकि ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि आखिर सत्ता हासिल कौन करेगा, बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, क्योंकि त्रिकोणीय चुनाव उत्तराखंड में होते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से देखा जाए कि लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार योजनाओं पर योजना निकाल रहे हैं और तमाम योजनाएं वो धरातल पर उतारने की बात भी कर रहे हैं। तो उनका साफ तौर पे यही कहना है कि जिस तरीके से देखा जाए कि आचार संहिता जल्द लगने वाली है, उससे पहले ही सभी जो योजनाएं निकाली गई हैं उनको धरातल पर उतारा जाए और सीधा लाभार्थियों को उसका लाभ दिया जाए। ठीक है धनराज, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरीके से सीएम साहब चुनावी माहौल चल रहा है और उससे पहले ही तमाम सौगात दी गई है कर्मचारियों को। आगे रुक करते हैं, उत्तराखंड से जानकारी आ रही है, इस बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है। कर्नल अजय कोठियाल ने बड़ा बयान दिया है। ये बड़ी जानकारी कोठियाल की तरफ से कहा गया है कि जनता को आम आदमी पार्टी में बेहतर तीसरा विकल्प दिख रहा है और साथ ही साथ कर्नल ने कहा है खासकर युवा आम आदमी पार्टी पर भरोसा जता रहे हैं। 80% स्थानीय युवाओं को आरक्षण दिया जाएगा, ये कहा गया है कर्नल की तरफ से। दरअसल आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में जिस तरीके से एक्टिव मोड में है और कर्नल कोठियाल सीएम चेहरा है आम आदमी पार्टी से, उनकी तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है। दरअसल उनकी तरफ से कहा गया है कि युवा खासकर आम आदमी पार्टी पर भरोसा जता रहे हैं। जिस तरीके से घोषणाएं की गई है रोजगार को लेकर, रोजगार गारंटी अभियान उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी चला रही है, युवाओं को साधने का पूरा प्रयास किया गया और अब कर्नल की तरफ से कहा गया है कि युवा आम आदमी पार्टी पर भरोसा जता रही है। विशाखा हमारे साथ जुड़ गई है संवाददाता तमाम जानकारी के साथ। विशाखा, बड़ी जानकारी सामने आई है कि कर्नल साहब की तरफ से कहा जा रहा है कि युवा भरोसा जता रहे हैं आम आदमी पार्टी पर। क्या जो रोजगार गारंटी कार्ड चलाया जा रहा है उसकी वजह से ये बयान दिया गया है? जी बिल्कुल सोनिका, देखिए फिलहाल आम आदमी पार्टी जानती है कि राज्य में कहीं ना कहीं बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है जिस पर तमाम जो सियासत है आम आदमी पार्टी कर सकती है और उसी को लेकर तमाम जो चुनावी रणनीति है, अभियान है, चाहे वो रोजगार गारंटी कार्ड अभियान हो या अन्य कोई अभियान हो, आम आदमी पार्टी के जो सभी जो चुनावी रणनीति है वो इसी बेरोजगारी के इर्द गिर्द घूमती है। और जाहिर तौर पर जो फिलहाल आम आदमी पार्टी की तरफ से जो कार्ड खेला गया है कि रोजगार गारंटी कार्ड को घर घर तक हर विधानसभा में पहुंचाया जा रहा है, जाहिर तौर पर जो वोट बैंक साधने की कोशिश की जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से वो युवा वोट बैंक है। और आम आदमी पार्टी जानती है कि बेरोजगारी के मुद्दे पर कहीं ना कहीं युवा फिलहाल पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है, या फिर जो संतुष्टि की जो एक तरीके से एक मौका है वो आम आदमी पार्टी अपने फेवर में बुलाना चाहती है। और उसी को लेकर उन्होंने यह कर्नल अजय कोठियाल की तरफ से कहा गया है कि 80% जो स्थानीय युवा है, यदि आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है तो उनको मौका देगी। हर तरह से सरकारी नौकरियों से लेकर जो स्थानीय रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने सरकार की जिम्मेदारी होगी, उसमें स्थानीय युवाओं के लिए अपार अवसर पैदा किए जाएंगे। ये भी कहा गया है कि तीसरे विकल्प के रूप में उत्तराखंड की जनता देख रही है, क्या वाकई ऐसा है? जी बिल्कुल सोनिका, देखिए क्योंकि जो गृह पार्टियां हैं उत्तराखंड की वो कहीं ना कहीं उस तरह से मजबूत दिखाई नहीं दे रही है फिलहाल आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए। और जो दिग्गज पार्टियां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कही जाती है, जाहिर तौर पर जो गृह पार्टियां थी, जो यहाँ की अपनी पार्टियां थी, जब वो कमजोर दिख रही हैं तो ऐसे में आम आदमी पार्टी एक तीसरे विकल्प के तौर पर राज्य में जरूर देखी जा रही है। और एक नई पार्टी जिसको अभी तक किसी जो चुनाव का एक्सपीरियंस नहीं है, उस लिहाज से जिस तरह से आम आदमी पार्टी लगातार चुनावी रणनीति के तहत कार्य कर रही है, हालांकि कार्यकर्ता कम है और जो संगठन की जरूरत होती है चुनाव के लिए उसकी भी कमी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो तमाम प्रयास है आम आदमी पार्टी की तरफ से उत्तराखंड के चुनाव को लेकर जो किए जा रहे हैं, जाहिर तौर पर उसको देखते हुए कहीं ना कहीं एक तीसरे विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी जरूर देखी जाएगी।
और आने वाले चुनाव में यह बात निकलकर भी सामने आएगी कि किस तरह से दो दिग्गज पार्टियों के बाद यदि कोई तीसरी पार्टी दौड़ में है शामिल है तो आम आदमी पार्टी देखी जा सकती है। ठीक है विशाखा, आप हमारे साथ बने रहे। इस बीच एक बड़ी जानकारी उत्तराखंड से सामने आ रही है। दरअसल कोरोना की रफ्तार उत्तराखंड में थमने लगी है, हालात सामान्य होने लगे हैं और रोजाना मामले भी बेहद कम उत्तराखंड में अब देखे जा रहे हैं। तो जानकारी मिल रही है कि देवभूमि में कोरोना की रफ्तार में कमी देखी जा रही है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 24 घंटे में 20 नए संक्रमित मामले और 24 घंटे के ही दौरान एक भी मरीज की मौत नहीं हुई। वहीं 15 मरीज ठीक भी हुए। राहत भरी खबर है कि एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या अब 168। फिलहाल उत्तराखंड में एक्टिव मामले 168 हैं और मामले कम हो रहे हैं, हालात सामान्य होने लगे हैं, रफ्तार कोरोना के थमने लगी है उत्तराखंड में। विशाखा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं तमाम जानकारी के साथ। विशाखा, कोरोना की रफ्तार उत्तराखंड में थमने लगी है, क्या तस्वीरें अब देखती हैं ग्राउंड जीरो पर? जी बिल्कुल सोनिका, देखिए कोरोना का जो ग्राफ है वो उत्तराखंड में लगातार डिक्रीज हो रहा है और जाहिर तौर पर फिलहाल की जो स्थिति है वो नियंत्रण में कहीं जा सकती है। और यदि दिसंबर तक जिस तरह से मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया है कि 100% वैक्सीनेशन पूरा कर लिया जाएगा, तो हो सकता है जो ये स्थिति नियंत्रण की है ये पूरी तरीके से नियंत्रण की बन जाए और आने वाले समय में लगभग जो 0 केसेज है उत्तराखंड में वो कोरोना के देखने के मिले। लेकिन जिस तरह से अभी त्योहारों का सीजन आना बाकी है और राज्य में चारधाम यात्रा चल रही है, इन दोनों चीजों का क्या असर पड़ेगा और किस तरह से आने वाले समय में कोरोना की स्थिति पर ये जो तमाम चीजें हैं वो असर डालेगी, ये समय बताएगा। लेकिन फिलहाल की स्थिति को देखते हुए कोरोना की जो ग्राफ है वो लगातार राज्य में घट रहा है। हर दिन केसेस की संख्या घट रही है। इसी के साथ सुखद खबर यह निकल कर आती है कि राज्य में कई ऐसे जिले हैं जहां पर एक भी संक्रमित पिछले कई दिनों से नहीं मिला है और नए संक्रमित ना मिलना यानी कि वहां पर जो रिकवरी रेट है वो कहीं ना कहीं 100% के आसपास पहुंच चुका है और जो संक्रमण की दर है वो 0 से नीचे जा चुकी है। तो कहीं ना कहीं यह एक सुखद की खबर निकल कर आती है कि राज्य में कई ऐसे जिले जो 0 केसेस पर जाकर पहुंच रहे हैं वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में कोरोना को पूरी तरह से राज्य में खत्म करने के लिए एक अच्छी शुरुआत है। और राज्य में जब जब वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी तरह से पूरी कर ली जाएगी तो जाहिर तौर पर ये जो ग्राफ है वो आए दिन हमें घटता हुआ भी दिखाई देगा। अगर स्थिति फिलहाल त्योहारों को लेकर, चारधाम यात्रा को लेकर जो स्थिति है वो नियंत्रण में रह पाती है। वैक्सीनेशन का भी जिक्र करिएगा विशाखा, जो लक्ष्य सीएम धामी की तरफ से रखा गया है पूरे उत्तराखंड को वैक्सीनेट करने का दिसंबर के अंत तक, कहां तक पहुंचा? जी बिल्कुल सोनिका, देखिए मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है कि वैक्सीनेशन दिसंबर माह तक 100% पूरा कर लिया जाएगा, यानी कि 75% से अधिक उत्तराखंड की जनता का जो वैक्सीनेशन है वो हो चुका होगा। फिलहाल के अगर हम आंकड़ों की बात करते हैं तो उस आंकड़े को पूरा करने के लिए लगभग अभी भी 60 से 70 हजार वैक्सीनेशन जो है वो रोज होने चाहिए। लेकिन फिलहाल जो वैक्सीनेशन की संख्या निकलकर सामने आई है वो लगभग 30 से 40 हजार प्रतिदिन वैक्सीन राज्य में लग रही है। तो कहीं ना कहीं वो आंकड़ा, वो संख्या जरूर कम है, लेकिन जिस तरह से यदि कहा गया है मुख्यमंत्री के द्वारा कि आने वाले समय में कई महाअभियान वैक्सीनेशन के चलाए जाएंगे और उसके तहत कई गुना वैक्सीनेशन की जो स्पीड है वो बढ़ाई जाएगी, तो हो सकता है कि यह जो संख्या में कमी है वो उन महाअभियानों में पूरी कर ली जाए और दिसंबर माह तक जिस तरह से मुख्यमंत्री का कहना है उसके अनुरूप या उसके लगभग आंकड़े जो है वो पूरे कर लिए जाएं और 100% राज्य का जो वैक्सीनेशन है वो हो जाए। विशाखा, त्योहारी सीजन चल रहा है, ऐसे में लोग बाजारों में पहुंच रहे हैं, भीड़ भी लग रही है, किसी तरह की कोई लापरवाही ना हो जाए इसके लिए क्या व्यवस्था आप देख रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए सोनिका, फिलहाल त्योहारों को लेकर प्रशासन की तरफ से ऐसी कोई बड़ी जो योजना है या बड़ी जो कहिए कि एसओपी का पालन नहीं दिखाया जा रहा। हालांकि जो प्रशासन है उन्होंने कहा है कि दिवाली के आसपास पूरी तरह से बाजारों में मास्क को लेकर चालान किए जाएंगे या फिर जो भी भीड़ जिस तरह से बढ़ती हुई दिखाई देगी तो उस हिसाब से प्रशासन के द्वारा कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल की अगर हम बात करें तो क्योंकि लंबे समय के बाद वीकेंड कर्फ्यू हटा है राज्य से, राजधानी देहरादून से, तो जाहिर तौर पर लोग बाजारों में पहुंच रहे हैं। कोविड कर्फ्यू के पूरी तरह से हटने से वीकेंड पर लोग ज्यादातर जहां पर जो ये भीड़ भाड़ इलाके हैं वहां पर ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। तो प्रशासन की तरफ से अभी कोई ऐसी जो योजना है एसओपी का पालन है वो नहीं दिख रहा, लेकिन कहा गया है कि आने वाले समय में जैसे जैसे त्योहारों का सीजन नजदीक आएगा उस हिसाब से जो कार्यवाही है एसओपी है वो बनाई जाएगी।
ठीक है विशाखा, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते हैं, पंजाब से बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। पंजाब के दौरे पर पहुंच गए हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। आज दूसरा दिन है उनके दौरे का, केजरीवाल के पंजाब दौरे का आज दूसरा और आखिरी दिन है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज जालंधर में व्यापारियों और ट्रेडर्स के साथ बैठक की जाएगी सीएम केजरीवाल की तरफ से। सीएम ने कल श्रीदेवी तालाब मंदिर में माथा टेका था और इसी के साथ आपको जानकारी दे दें कि व्यापारियों के साथ बैठक के बाद दिल्ली रवाना हो जाएंगे केजरीवाल। और आज पंजाब दौरे का उनका दूसरा दिन है और आखिरी दिन भी है। व्यापारियों के साथ उनकी मुलाकात होनी है, उसके बाद वो वापस दिल्ली आएंगे। देखना होगा क्या कुछ बातचीत से निकल के आएगा। हालांकि इससे पहले भी देखा गया, जब भी वो पंजाब पहुंचे हैं बड़ी घोषणाएं उनकी तरफ से की गई। अब एक बार फिर पंजाब दौरे पर है, आज दूसरा दिन पंजाब दौरे का। और कल आपको बता दें उन्होंने श्रीदेवी तालाब मंदिर में माथा टेका था। आज जालंधर जाएंगे और व्यापारियों और ट्रेडर्स के साथ बैठक की जाएगी। बेहद अहम ये बैठक रहेगी। वहीं व्यापारियों के साथ बैठक करने के बाद दिल्ली वापस आ जाएंगे। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पंजाब दौरे पर है, आज दूसरा और आखिरी दिन उनके दौरे का। हालांकि विधानसभा चुनाव पंजाब में होने हैं 2022 में और आम आदमी पार्टी पंजाब में एक्टिव हो रही है लगातार। कई घोषणाएं किए जा रहे हैं उनकी तरफ से, तमाम दावे और वादे किए गए हैं पंजाब की जनता के साथ। पंजाब से हमारे रीजनल हेड और हमारे सीनियर साथी नवदीप छाबड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवदीप, आज सीएम केजरीवाल का पंजाब दौरे का दूसरा दिन है, कितना अहम आज का दिन रहेगा और क्या कुछ कार्यक्रम है आज उनके? देखिए, बिल्कुल आज अरविंद केजरीवाल का दूसरा और आखिरी दिन है और थोड़ी देर पहले ही जालंधर के अंदर उनका व्यापारियों के साथ जो बैठक है वो होने का शुरू हो चुकी है और ट्रेडर्स के साथ आज उनकी तमाम मांगों को लेकर, तमाम मुश्किलों को लेकर चर्चा की जाएगी कि आखिरकार क्या क्या परेशानियां उनको आ रही हैं और पंजाब के अंदर आने वाले समय के अंदर जो निवेश को बढ़ावा दिया जाना है या फिर उद्योग कैसे और आगे तेजी से विकास कर सके, उस पर चर्चा की जाएगी। इससे पहले लुधियाना के अंदर, क्योंकि सबसे बड़ा इंडस्ट्री जो है लुधियाना के अंदर है, वहां पर भी व्यापारियों के साथ बातचीत की थी केजरीवाल ने। तो केजरीवाल चाहते हैं कि पंजाब के अंदर जो चुनावी मैनिफेस्टो जब जारी किया जाएगा तो उसमें पंजाब के उद्योगपति हैं जो या फिर जो छोटे लघु उद्योग करने वाले हैं, उनकी मांगों पर या उनके जो जुड़े जो मुद्दे हैं उन पर भी खासतौर पर ध्यान रखा जाए, ताकि जो एक वोट बैंक की राजनीति है कहीं ना कहीं, चाहे वो खेती बाड़ी से लेकर हो, आम लोगों से लेकर हो या फिर उद्योगपति, तमाम सेक्टर को, तमाम वर्ग को साथ लेकर चला जाए। यही कारण है कि वो लगातार आम लोगों से मिल रहे हैं, व्यापारियों से मिल रहे हैं और खेती बाड़ी को लेकर जो कहीं ना कहीं मुद्दे हैं उसको लेकर वो एड्रेस कर रहे हैं। तो यही कारण है कि आज जो सनतकार हैं उनसे आज उनकी मुश्किलों को लेकर, उनकी मांगों को लेकर जो है विचार करते हुए नजर आएंगे अरविंद केजरीवाल। तो नवदीप, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि अगर उनकी सरकार बनती है तो दिल्ली की तर्ज पर पंजाब में भी वो विकास कार्य करेंगे, क्या पंजाब की जनता तैयार है उनके लिए? क्या फीडबैक आपको मिलता है? देखिए, बिल्कुल कोई भी पार्टी है सोनिका, वो अपने स्तर पर दावे वादे करती है और अपना एजेंडा लेकर आती है ताकि लोगों को प्रभावित किया जा सके, वोट बैंक हासिल किया जाए। दिल्ली का मॉडल जो है वो कहीं ना कहीं पंजाब में पेश करने का प्रयास हो रहा है, क्योंकि दिल्ली के अंदर जिस तरीके से बिजली पानी को लेकर तमाम वादे किए गए थे उनको पूरा किया गया, एक मोहल्ला क्लिनिक या फिर फ्री मेडिकल सहूलत की इस तरीके का एक मॉडल पेश किया गया। वही मॉडल जो है वो दिल्ली का पंजाब में रखने का प्रयास किया जा रहा है और देखना यही होगा कि उसको लोग कैसे स्वीकार करते हैं, क्योंकि चुनाव में अभी 3 से 4 महीने का वक्त बचा है। तो ऐसे में तमाम पार्टियां प्रयास कर रही हैं और अरविंद केजरीवाल भी इसी बात को लेकर जुटे हैं कि जो दिल्ली का मॉडल है वो पंजाब के अंदर पंजाब के लोगों के सामने पेश किया जाए। ठीक है नवदीप, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे रुक करते हैं, आपको बता दें बिहार से जानकारी सामने आ रही है। दरअसल बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने हर घर गंगा जल पहुंचाने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। सीएम नीतीश कुमार की तरफ से आपको बता दें लोगों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हो, ये कहा गया है। गंगा जल उद्वह योजना समय से पूरी की जाएगी। इसे सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नालंदा, नवादा और गया जिले के विभिन्न स्थलों पर जाकर कार्य की प्रगति का जायजा लिया और पदाधिकारियों को कई निर्देश दिए हैं। इस योजना के तहत गंगा जल को शुद्ध कर 4 शहरों में पहुंचाया गया। बोधगया, राजगीर और नवादा के सभी घरों में पेयजल की आपूर्ति करनी है। पेयजल आपूर्ति शुरू करने का लक्ष्य जून 2022 रखा गया है। तो सीएम नीतीश कुमार की तरफ से अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि हर घर गंगा जल को लेकर
पहुंचाया जाए। बिहार से हमारे ब्यूरो चीफ कृष्णा ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। कृष्णा, सीएम नीतीश कुमार की तरफ से कहा गया है कि हर घर गंगा जल को पहुंचाया जाएगा और उसके लिए अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए गए हैं। क्या जानकारी है आपके पास? जी सोनिका, अभी जो पेयजल का जो शुद्ध पेयजल की जो बात है, बिहार पे बहुत ही सबसे बड़ा जोर उस पर दिया गया है। नल जल योजना के बारे में बराबर कहीं ना कहीं सुनते आ रहे होंगे कि शुद्ध पेयजल घर तक पहुंचना चाहिए। ऐसे में है कि गया, बोधगया और राजगीर और नवादा जो पहाड़ी कुछ एरिया है, वहाँ पानी की बहुत किल्लत होती है। ये मुहिम 4 साल पहले शुरुआत की गई थी, जिसका कनेक्टिंग था कि गंगा का जल उस जगह पे पहुंचाना और उसको प्यूरिफाई करके ये चारों शहरों जो शहर विकसित हो रहे हैं, गया और बोधगया, जो कहीं ना कहीं एक बहुत ही डेवलप हो रहा है और वहाँ का पॉपुलेशन बढ़ रहा है। राजगीर का भी यही हाल है, नवादा के चारों जगह पे शुद्ध पेयजल का आपूर्ति करना है और उनका वो लक्ष्य लेके चले थे। उनकी एक बहुत बड़ी योजना में से ये गंगा जल उद्गम योजना जो था, उनका एक महत्वाकांक्षी योजना है जो उनको जून 2022 तक वो अपना लक्ष्य लेके चले थे। उसी संदर्भ में उन्होंने गया जाके, राजगीर जाके और नवादा जाके उसका निरीक्षण किया कि वर्क कितना चल रहा, और दिशा निर्देश भी दिए कि जो वाटर जो कनेक्टिंग होगा वो सही से जाए और शुद्ध पानी लोगों तक पहुंचे। ठीक है कृष्णा, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे गुलिस्तान न्यूज के साथ। नमस्कार।